नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कानपुर गोविंद नगर थाना क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में हुई फाइनेंसर कंपनी के मालिक जयगोपाल पुरी की हत्या अचानक हुई घटना नहीं है। जिस तरह से उनके शरीर में एक के बाद एक 18 बार चाकुओं से हमला किया गया, उससे ये स्पष्ट है कि हत्यारे हत्या करने के मकसद से ही उनके कार्यालय में घुसे थे। हालांकि हत्या को दूसरा रूप देने के लिए हत्यारों ने पहले उनसे विवाद किया, लेकिन चाकू लेकर आना साबित करता है कि उनका मकसद सिर्फ हत्या ही था। घटना के समय कार्यालय में 2 लाख रुपए भी थे, लेकिन उन रुपयों को हाथ नहीं लगाया। पुलिस भी मान रही है कि हत्या के पीछे कोई रंजिश हो सकती है। घटना के समय उनके साथ कार्यालय में मौजूद महिला कर्मचारी रत्ना शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्यारों की शक्ल से मिलते जुलते 1 दर्जन लोगों को शराब ठेकों से उठाया है। पुलिस फाइनेंसर से पुराने विवादों को भी खंगालने में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम में पता चला है कि उनके सिर, पेट और सीने में चाकू से 18 बार हमला किया गया था। कार्यालय में मौजूद रत्ना शुक्ला ने पुलिस को बताया कि वह रिसेप्शन वाली सीट पर बैठी थी। एक हत्यारा चेहरे पर रूमाल और दूसरा मास्क लगाए था। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। अचानक बदमाशों ने जयगोपाल से विवाद शुरू कर दिया। वह कुछ समझ पाती कि दोनों ने उन पर चाकुओं से हमला बोल दिया। जयगोपाल पुरी का शव पोस्टमार्टम के बाद घर ला गया, जहां बेटे रचित के साथ उनकी बहू रुचि ने भी उनकी अर्थी को कंधा दिया। वहीं पत्नी आरती पुरी उनकी हत्या के बाद से बदहवास है। थाना प्रभारी ने बताया कि जयगोपाल और रत्ना की 1 सप्ताह की CDR निकलवाई जा रही है। 1 सप्ताह में जिन लोगों ने उनसे बातचीत की है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं पुलिस जयगोपाल और रत्ना के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। भारत में कोविड-19 के मामले 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 67,151 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 24.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। सुबह अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1059 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 59,449 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 32,39,475 हो गए, जिनमें से 7,07,267 लोगों का उपचार चल रहा है और 24,67,759 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 1.84% है। वहीं 21.87% मरीजों का भी इलाज चल रहा है। ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 25 अगस्त तक कुल 3,76,51,512 नमूनों की जांच हुई थी, जिनमें से मंगलवार को एक दिन में 8,23,992 नमूनों की जांच की गई। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 1,059 लोगों की जान गई है, उनमें से 329 लोग महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद कर्नाटक के 148, तमिलनाडु के 107, आंध्र प्रदेश के 92, उत्तर प्रदेश के 72, पश्चिम बंगाल के 58, पंजाब के 49, गुजरात के 20, मध्य प्रदेश के 19, दिल्ली और झारखंड के 17 लोग थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 15, जम्मू कश्मीर में 14, राजस्थान में 13, तेलंगाना, केरल और हरियाणा में 10, गोवा और उड़ीसा में 9, असम और पुदुचेरी में 8, उत्तराखंड में 6, त्रिपुरा और बिहार में 5, चंडीगढ़ में 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मणिपुर में 2, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में कोविड-19 से हुई कुल 59,449 मौतों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 22,794 लोगों की जान गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 6,721, कर्नाटक में 4,958, दिल्ली में 4,330, आंध्र प्रदेश में 3,460, उत्तर प्रदेश में 3,059, गुजरात में 2,928, पश्चिम बंगाल में 2,909,
और मध्य प्रदेश में 1265 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 1178, राजस्थान में 980, तेलंगाना में 780, जम्मू कश्मीर में 638, हरियाणा में 623, बिहार में 519, उड़ीसा में 428, झारखंड में 343, असम में 260, केरल में 244, छत्तीसगढ़ में 221, उत्तराखंड में 213, पुदुचेरी में 172, गोवा में 157 और त्रिपुरा में 83 लोगों की जान कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के कारण मरने वाले 70% से अधिक लोगों को पहले से भी कोई बीमारी थी। 2019 में कायाकल्प के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल शामिल किए गए। कायाकल्प का मतलब था हॉस्पिटल में साफ सफाई और रख रखाव, यानी कि साफ सफाई पर 1 नंबर से 100 नंबर तक अंक मिलेंगे और इन्हीं नंबरों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 30 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 14 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 8 लाख रुपए मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा चयनित टीम ने सरकारी हॉस्पिटलों का दौरा भी किया था। सर्वे के दौरान प्रदेश के 39 हॉस्पिटल चयनित किए गए, जिसमें महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को प्रथम, महिला चिकित्सालय ललितपुर को द्वितीय स्थान और महिला चिकित्सालय गाजियाबाद को तृतीय स्थान मिला है। अब बात करते हैं शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल की। शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल को प्रदेश में 17वां स्थान मिला है और यदि आगरा मंडल की बात की जाए तो इसे पूरे मंडल में प्रथम स्थान मिला है। जब इस संबंध में हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, कायाकल्प की टीम आई थी 19 में, तो उसमें जो है पूरे जो है यूपी में जो है हमारा 17वां स्थान है, 17 और मंडल में पहला स्थान है आगरा मंडल। आगे का पड़ाव क्या होगा? आगे का पड़ाव जो है अब हम आगे जो है एनक्वास और लक्ष्य टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हम उसको और अच्छा सुदृढ़ करेंगे, OT और LR दोनों का जो है बहुत अच्छा करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में CBI जांच का आज 6वां दिन है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें रिया का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है और अब NCB इसकी जांच करेगा। इस मामले में संदीप सिंह की भूमिका संदेह के घेरे में है। वे खुद को सुशांत का दोस्त बताते हैं, लेकिन उनकी कॉल डिटेल्स से कुछ और ही कहानी सामने आई है। अब इस मामले में सुशांत को प्रतिबंधित दवा दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर CBI के बाद NCB रिया से पूछताछ करेगी। वहीं CBI की टीम कूपर अस्पताल पहुंची है। CBI की टीम दोपहर को कूपर अस्पताल पहुंची। टीम यहां डॉक्टरों से पूछताछ करेगी। बता दें कि इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। सुशांत मामले में अब ड्रग एंगल भी सामने आ रहा है। CBI के बाद NCB अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने FIR दर्ज करवाई तो एक धारणा थी कि अभिनेता को दवाओं का ओवरडोज दिया जा रहा था, जो अत्यधिक मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि यह एक प्रतिबंधित दवा थी। अगर यह एक प्रतिबंधित दवा है तो इससे आत्महत्या और हत्या तक हो सकती है। इसमें NCB का मामला भी होगा। इससे कार्रवाई की गुंजाइश काफ़ी हद तक बढ़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी DRDO के गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां अभिनेता की मौत के मामले की जांच करने वाली CBI टीम ठहरी हुई है। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। यह नोटिस रिया चक्रवर्ती को कूपर अस्पताल की मोर्चरी में प्रवेश करने और विनियमन के विवरण की तलाश करने की अनुमति देने को लेकर भेजा गया है। इसकी जानकारी आयोग के MA सईद ने दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही है। CBI की टीम सांता क्रूज के DRDO गेस्ट हाउस पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोतवाली काकोरी में हरदोई रोड पर रोडवेज बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि सुबह करीब 6 बजे हरदोई रोड पर अमेठिया मोड़ के पास यह हादसा हुआ। लखनऊ की तरफ से हरदोई की ओर जा रही रोडवेज बस ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकली तो हरदोई की तरफ से आ रही रोडवेज बस में टकरा गई। वहीं पीछे से आ रहा ट्रक भी बसों में भिड़ गया। आमने सामने की टक्कर में बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि बसों के परखच्चे करीब 500 मीटर के दायरे में फैल गए। हादसे में रोड किनारे होटल पर बैठे लोग भी चपेट में आ गए। टक्कर के बाद बसें और ट्रक आपस में फंस गए। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जेसीबी और क्रेन बुलाकर फंसी बसों और ट्रक को अलग करके घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। करीब 3 घंटे बचाव कार्य चला। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा। मौके पर जेसीबी नवीन अरोरा, डीसीपी साउथ राय सक्थर, सुरेश चंद्र रावत पहुंचे। डीसीपी साउथ के मुताबिक हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर केसर बाग बस डिपो के ARM गौरव वर्मा भी पहुंचे। गौरव वर्मा ने बताया कि मृतकों में बसों के दोनों चालक भी शामिल हैं। वहीं ट्रक चालक हादसे में सुरक्षित बच गया। मृतकों में नितेश भारती, लक्की सक्सेना, राजेंद्र सक्सेना, सर्वाघार, हरिराम और एक महिला शामिल है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के करीबी गुड्डू मसूद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुड्डू के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क करने को मुनादी भी कराई थी। गुड्डू जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल शत्रु संपत्ति के मुतवल्ली हैं। गुड्डू से बुधवार को पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। आजम खान की जमीन से संबंधित मामलों के लिए गठित SIT ने भी गुड्डू से पूछताछ की है। पुलिस को गुड्डू की लंबे समय से तलाश थी। ऐसा माना जा रहा है कि गुड्डू से पुलिस और प्रशासन को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मुहर्रम की मजलिस को लेकर कानपुर के ग्वालटोली में बवाल हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। भारी पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों को लाठी चार्ज करके खदेड़ा। बवाल बढ़ता देख मस्जिद के मौलाना ने दखल दिया और उत्तेजित भीड़ को शांत कराया। आपको बता दें कि देर रात 4 थानों की फोर्स और अफसर गश्त कर रहे थे। एक घर के अंदर मजलिस पढ़ी जा रही थी। किसी ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर अली फैजान को थाने उठा लाई। खबर फैलते ही सैकड़ों की भीड़ थाने पहुंच गई और नारेबाजी के साथ घेराव कर दिया। भारी पुलिस बल देख भीड़ और भड़क गई। कुछ संभ्रांत लोगों ने बीच बचाव किया और लोगों को समझाया। इस पर भीड़ वापस जाने लगी। तभी पीछे से कुछ अराजक तत्वों ने कमेंट कर दिए। इसके बाद लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष ने जवाब में पत्थर चलाए। स्थिति अनियंत्रित होने पर पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई और लाठी लेकर लोगों को खदेड़ दिया। इलाके में भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बाराबंकी में ताजिया लेकर जा रहे 3 युवकों के पकड़े जाने से नाराज लोगों ने मसौली की शाहपुर चौराहे पर हंगामा कर दिया। रोड जाम होने से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे SDM सदर और ASP ने लोगों को समझाकर शांत कराया। आपको बता दें कि कस्बा शाहपुर निवासी मोहम्मद वैस, अली हुसैन और जुबैर सुरसंडा गांव से ताजिया खरीद कर ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर शाहपुर चौराहे से प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शर्मा ने तीनों को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही तमाम संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच गए और रोड जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया।
करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लग गई और मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही फतेहपुर नगर कोतवाली, जहांगीराबाद समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एएसपी, सीओ, एसडीएम मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। पकड़े गए तीनों युवकों को छोड़ने की मांग पर लोग अड़ गए। इसके बाद पुलिस तीनों को ताजिया समेत लेकर मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों से वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। एएसपी ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर मामले को शांत करा दिया गया है। कानपुर के बिकरूकांड में विकास दुबे केस से जुड़ा एक और ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो 2 जुलाई की रात घटना के समय का है, जब पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथी बम और गोलियों से हमला कर रहे थे। तभी एसओ ने इसकी जानकारी तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार को दी थी। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो अब वायरल हुआ है। इस ऑडियो की सबसे खास बात यह है कि सभी को मालूम था कि विकास दुबे खतरनाक है और वह कुछ भी कर सकता है। बातचीत में एसओ कहता है कि हाँ, मुझे मालूम था विकास दुबे कुछ भी कर सकता है। ऐसे में जानकार अब ये कहने लगे हैं कि अगर सही रणनीति बनाई जाती तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या होने से बच सकती थी। दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, आइए आपको ऑडियो सुनवाते हैं। हाँ सर। कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे, 10 उसी के होंगे घर के सर। अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आ किधर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर। तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर। टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर, 4 हो गए सर। फोर्स तितर बितर है, धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ, कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। अच्छा, पिस्टल और 315 के फायर है, और लगातार चला रहे हैं? अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं? आदमी देख के चला रहे हैं सर, अभी हाल्ट है। अभी पिछले 15-20 मिनट चल रही थी, अभी हाल्ट है। ये कौन है उसके साथ? उसके घर में और कौन कौन रहते हैं? उसके घर में सर, उसके साथ में जो भी अपराधी रहते हैं 4-5 आदमी असलहों के साथ रहते हैं सर। एक अमर दुबे है। पता था, पहले से पता था कि अपराधी बम भी है इसके पास, इतने असला है, तुम्हें पहले से पता था? मैं सर जानता था, मुझे अंदेशा था इस बात का, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए फोर्स के साथ आया। मेरे को ये थोड़ा तुमने बताया कि साहब इस तरह से ये बम भी चलाएगा, ये इसके पास इतने असले और बदमाश भी इसके साथ रहते ये हैं। मनवड़ किस्म का है, इसीलिए इतनी फोर्स के साथ आए हुए थे हम लोग। क्यों 3 एसओ गए हैं सर। तो अब क्या स्थिति है वहाँ पे? किसी से संपर्क हो पा रहा है? वायरलेस भी है? गाड़ियां रोड पर छोड़ के सर पैदल फोर्स अंदर गई थी, वहाँ गोलियां चलने लगी तो फोर्स तितर बितर हो गई सर। अच्छा बड़ा अच्छा, ठीक है, आप रीग्रुप हो जाओ, घायलों को पहले इवैक्यूएट करो, और बस सेंट्री के रूप में चारों तरफ कवरअप के रूप में असला के साथ तुम लोग मतलब उससे बच के आड़ लेके रहो, हम आ रहे हैं। सर। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर। सर। हाँ सर। क्या स्थिति है? सर। क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो? लोगों को इकट्ठा कर पाए हो? पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं? सिपाही भी शांत हो गए हैं? भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है।
तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। नहीं, वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? नहीं सर, बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं, मतलब वो पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? जी। अच्छा। किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं, वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। कन्नौज के गुरसाईगंज कोतवाली के गांव बनियानी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। 2 साल पहले पति की मौत के बाद मायके में रह रही 5 बच्चों की विधवा मां को पड़ोसी दिव्यांग के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद मायके पक्ष के लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद महिला के चाचा और भतीजों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की, दिव्यांग और विधवा का सिर मुड़वा दिया। इसके बाद चेहरे पर कालिक पोत और जूतों चप्पलों की माला डालकर पूरे गांव में घुमाया। गांव के प्रधान और कुछ लोगों ने पहुंचकर विधवा और दिव्यांग को छुड़वाया। एएसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। पुलिस टीम को गांव में भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला के 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की 2 साल पूर्व शादी करने के 1 माह बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से विधवा का पड़ोस में रहने वाले दिव्यांग से प्रेम प्रसंग चलने लगा था। महिला की शादी करीब 22 वर्ष पहले फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना के महमूदपुर गांव में हुई थी। महिला के भाई न होने के कारण पति उसके साथ करीब 15 साल से बनियानी गांव में रहता था। महिला की जमीन हड़पने को लेकर उसके चाचा और भतीजों में रंजिश चलती थी। बताया जा रहा है कि इसी खुन्नस में इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के देवास में लाल गेट इलाके के पास एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। अभी तक 6 लोगों को बचाया गया। बचाव कार्य अभी भी जारी है। बचाए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि देवास के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर यह हादसा हुआ। नगर निगम की टीम और पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। मकान के मलबे को जेसीबी से हटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस मकान में 4 भाइयों का परिवार रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ दिनों से दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर आपात बैठक बुलाई, जिसके खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बैठक के विषय में जानकारी दी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते कोरोना के मामलों के अलावा दिल्ली सरकार ने एक और समस्या के बारे में बताया कि राजधानी में लोग ठीक होने के बाद दोबारा सांस लेने में तकलीफ समेत कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने माना कि 17 अगस्त के बाद से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली में कोरोना की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। उन्होंने बढ़ रहे केस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सीएम ने आने वाली कोरोना की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 693 केस सामने आए हैं,
इसलिए देखा जा सकता है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अगले हफ्ते से 20,000 की बजाय 40,000 टेस्ट किए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संक्रमण के बारे में पता चल सकेगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद भी लोगों को सांस की समस्या आ रही है। सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी अस्पताल से लौटे तो उनको समस्या आई। कुछ लोगों की मौत भी अस्पताल से लौटने के बाद हुई। इस वजह से घर पर इलाज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल से ठीक होकर आने वालों को किसी तरह की परेशानी होती है तो घर पर ही ऑक्सीमीटर के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार रोजाना 40 से 50 नए मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि हाल ही में यह संख्या घटकर 20 से 25 पर आ गई थी। हालांकि जो नए मरीज भर्ती हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर नोएडा, गुड़गांव और बुलंदशहर जैसी जगहों से आ रहे हैं। बाहर से लोग आकर यहां इलाज करवा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में दोबारा से संख्या बढ़ रही है। लगभग पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, डेथ में काफ़ी कमी आ रही है और भी जितने रिकवरी रेट काफ़ी ठीक हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हमें स्थिति को ज़्यादा खराब नहीं होने देना। जैसे 17 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस 1200, 1300, 1400 इसके आसपास घूम रहे हैं। बीच में हजार से भी कम भी हो गए थे, लेकिन अब 1200, 1300, 1400 के करीब घूम रहे हैं। और कल जो है शाम को जो रिपोर्ट जारी की गई, कल शाम को, वो परसों की रिपोर्ट थी, परसों के केसेस की। उसमें 1,500 से ज़्यादा केस थे, 1544 केस थे कल वाली रिपोर्ट में। और आज शाम को जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो कि कल के केसेस हैं, उसमें 1693 केसेस हैं। तो थोड़े से केसेस बढ़े हैं। बाकी सभी पैरामीटर्स ठीक हैं। तो कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है ऐसा नहीं नज़र आ रहा। रिकवरी रेट दिल्ली में 90% से ज़्यादा है आज की डेट में। मौत के अगर आंकड़े देखें तो लगातार मौत दिल्ली में जो कोरोना से मौत हो रही थी उसमें लगातार कमी आ रही है। और केवल अगर अगस्त के आंकड़े देखें, केवल अगस्त के, तो डेथ रेट दिल्ली में 1.4% पहुंच गया है अगस्त के महीने में, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन है। और डेली बेसिस पे जो मौत हो रही हैं वो भी 20 से कम है, कई दिन तो 10 से भी कम है। उन्हें जीरो भी करना है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 100 से ज़्यादा मौत हो रही थी, आज 20 से कम है और कई बार 10 से भी कम मौत हो रही हैं। अस्पतालों के अंदर बेड्स अगर देखें तो आज सुबह तक 3700 के करीब बेड्स टोटल ऑक्यूपाइड थे, जिनमें 2900 के करीब बेड्स दिल्ली वालों के लिए थे, दिल्ली के लोग पेशेंट्स थे, और 800 के करीब दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स थे। तो अगर 2900 पेशेंट्स दिल्ली के थे तो पेशेंट्स की संख्या भी अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है। तो हम देखें तो मौत के आंकड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज अगर हम अस्पतालों के अंदर बेड्स देखें तो 14,130 बेड्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में। उनमें से 10,448, 10,500 बेड खाली हैं। एम्बुलेंस की भी सफिशिएंट हमारे पास वो है, एक भी रिक्वेस्ट जो है एम्बुलेंस के लिए वो मना नहीं की जाती है। तो आज इसको मद्देनजर रखते हुए कि थोड़े से जो केस बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है,
इसको डील करने के लिए आज हमने सुबह मीटिंग की थी, तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में टेस्ट्स की संख्या, जैसे दिल्ली में जो हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट्स की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट्स लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं, इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए, तो टेस्ट्स की संख्या एक तो डबल कर रहे हैं। दूसरा, एक थोड़ा सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से कि लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके कई सारे सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे। उनकी सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, और ऐसे कुछ मरीजों की कोरोना ठीक होने के बाद भी डेथ हो गई है, कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही अगर हम देख लें, सत्येंद्र जैन साहब, हालांकि वो ठीक होके घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनको काफी दिन लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, उनको अगर सिम्टम्स हैं और ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ऑक्सीमीटर घर पे कुछ दिन के लिए और दे देंगे, और अगर ऑक्सीमीटर पे उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे वो घर पे ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार फ्री में कर देगी, ताकि उनको दोबारा घर पे वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े।